हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के 2018 में जो आपके पेपर हुए थे उसमें जो साइंस पैडागोजी आपसे 10 मार्क्स की पूछी जाती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आपके दो पेपर 2018 में जो पूछे गए उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपका थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, PDF कहाँ पर मिलेगी। तो पहली बात है, PDF टेलीग्राम पर मिलेगी या फिर व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। अभी है ना, मैंने टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का चैनल क्रिएट नहीं किया है। मैंने आपको एक डेट दी है 30 सितंबर, तब तक आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। आपका टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आपको उस पर PDF भी मिल जाएगी। तो हमारा साइंस पैडागोजी DSSB TGT नेचुरल साइंस में जो पूछा गया है हमारे थर्ड पेपर में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा 27/9/2018 को जो पेपर हुआ था उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन द लर्निंग। तो आपने है ना, जब CDP में हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि अगर किसी को रिवॉर्ड दो, पनिशमेंट दो, तो उसका इसको आप कौन से वाले रूल के अंदर डालोगे? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो देखो, अगर आपको है ना अच्छे मार्क्स लाने पर प्रेज मिलेगी या फिर गंदे मार्क्स लाने पर पिटाई होगी, तो ये क्या है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। और ये हमारे किस लॉ के अंदर आते हैं? हमारे लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, इफेक्ट है ना, कोई भी चीज जो हुई उसका इफेक्ट क्या पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता पेंटिंग्स आर कैटेगराइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज या फिर इन्वायरमेंटल हेरिटेज। तो आप मेरे को कमेंट्स में पहले ये बताइएगा, जीके में पूछा जाता है बहुत बार, अजंता पेंटिंग्स है कहाँ पर, किस स्टेट में देखने को मिलती है आपको अजंता पेंटिंग्स। ठीक है, तो अजंता पेंटिंग्स हमारी कैटेगराइज की गई है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर। तो देखो, इनटेंजिबल एंड टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीजें जिनको आप सोच तो पा रहे हो लेकिन छू नहीं सकते, कभी भी आप उनको छू नहीं पाओगे। वो आपके दिमाग के आइडियाज है, बातें हैं जो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, एक सॉलिड फॉर्म में, एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। टैंजिबल हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, तो ये अजंता पेंटिंग्स जो है वो किसके अंदर आती है? टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि आप इनको घूमने जा सकते हो, इनको आप देख सकते हो, इनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी अजंता पेंटिंग्स जो है वो टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अजंता पेंटिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर देखने को मिल सकती है। What is learning in one context and applying it to another called technically। अगर आपके पास है ना कोई लर्निंग है, आपने कोई बात सीखी है और उस चीज़ को आप है ना कहीं और अप्लाई कर रहे हो, एक जगह से आपने उसे सीखा लेकिन आप उसे अप्लाई कहीं और कर रहे हो। जैसे आप स्कूल में कोई बात सीख के आए लेकिन उसको आपने घर आकर अप्लाई किया, तो टेक्निकली इसको हम कहते क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अप्लाइंग लर्निंग, बेसिक लर्निंग या फिर एडवांस लर्निंग। तो देखो, इसको हम है ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? आपने अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि जब आपने बीएड किया होगा वहां पर आपको ये सिखाया गया है कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ठीक है, और जब आप टीचर बन जाते हैं या फिर आप टीचर है किसी स्कूल में, अभी आप पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर जो आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर रहे हो। आपने वहां पर जो सीखा था, आपने बीएड में जो सीखा था, उसको आप एक दूसरी जगह पे अप्लाई कर रहे हो, तो इसको हम टेक्निकली क्या बुलाते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बुलाते हैं। और आप है ना इसको ये मत समझ लीजिएगा कि अप्लाई करने को बोल दिया तो अप्लाइंग लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब तुक्का लगाने के लिए हम सोचते हैं कि शायद अप्लाइंग लर्निंग होगी। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कैन बी स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। यानी कि अगर आप प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंदर आप इसको पढ़ोगे? वायरोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर। तो आपको पता है वायरोलॉजी होती है वायरस की स्टडी। अगर आप सारे टाइप के वायरसेस को पढ़ रहे हो तो उसमें आप प्लांट एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वायरस जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है आपके जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब आप उनकी स्टडी करते हो, आपके जो माइक्रोब्स होते हैं जब आप उनकी स्टडी करते हो, तो प्लांट आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आप इसे नहीं पढ़ोगे। जूलॉजी होती है आपकी एनिमल्स की स्टडी। ठीक है, जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो जूलॉजी भी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इसके अंदर नहीं पढ़ी जाती, एनिमल को पढ़ते हो आप इसके अंदर। ठीक है, एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, उनकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन, इसको आप पढ़ते हो उनके अंदर। ठीक है, और उसके बाद आती है बॉटनी। तो बॉटनी क्या होती है? प्लांट्स की स्टडी होती है। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो होती है, अगर आप में से कुछ लोगों ने बॉटनी ऑनर्स किया है तो उन्होंने तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एक पेपर भी पढ़ा होगा। अगर आपने लाइफ साइंसेस किया तो आपको भी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का एक पेपर पढ़ाया जाता है। ठीक है,
अच्छा, अब आपको मेरे को यहाँ से क्या क्या बताना है, आपको मेरे को बताना है जूलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है और बॉटनी के फादर कौन है। इन तीनों फादर्स का नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अच्छा, मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आप उसका सवाल का जवाब नहीं देते हो, तो जैसे आप जवाब नहीं देते हो ना, तो जो आप भी कॉमेंट्स करोगे और आपके जो डाउट्स रहेंगे मैं भी उनका जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि जब आपको अगर मेरे क्वेश्चन का जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना ऐसा आपके साथ। जब आप आंसर करते हो ना, आपने खुद से ढूंढ के, शायद आपको ना पता हो कि फादर ऑफ जूलॉजी क्या है, आप सर्च करके उसे लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा हमेशा। ये याद करने के ट्रिक्स होते हैं, इसलिए पूछता है टीचर। ठीक है, तो बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएटेड असेसमेंट इन स्कूल्स आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट फैक्टर दैट प्रमोट इंक्लूजन, फिजिकल एडेप्टेशन, एजुकेशनल मॉडिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी या फिर एक्सपेंसेस। आप है ना हर एक बच्चे को अलग अलग मेथड्स के बेसिस पे असेसमेंट कर रहे हो, यानी कि आप है ना, कोई बच्चा है वो मैथ्स में अच्छा है, उसके असेसमेंट का आपने अलग तरीका ढूंढा है। कोई बच्चा है वो ड्रामा में बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, आपने उसके असेसमेंट का डिफरेंट डिफरेंट तरीका ढूंढा है। तो ये फैक्टर है ना इंक्लूजन में किस चीज को प्रमोट करते हैं। आपने फिजिकल एडेप्टेशंस बढ़ाई है क्या, ऐसा करके असेसमेंट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढ के आपने फिजिकल एडेप्टेशन बढ़ाई है, एजुकेशनल मॉडिफिकेशन की है, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया है या फिर खर्चों को बढ़ाया है। तो ये क्या है, हमारा एजुकेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर आती है ये वाली चीज। देखो, एक होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और एक होता है डिफरेंशिएटेड असेसमेंट। जैसे आप है ना, हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, सीखने की स्पीड अलग होती है, तो उसको सिखाने के तरीके भी अलग होते हैं। कुछ बच्चा होता है, आपने उसे एक बार एक सेंटेंस बोला, एक बात बताई और वो उसे हमेशा याद रहती है। एक बच्चा होता है, आपने उसे है ना डायग्राम बना के समझाया तो उसको याद रहता है। कोई बच्चा होता है जिसको है ना ऑडियो एंड वीडियो विजुअल्स देख के याद रहता है। ठीक है, आपने उसे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई, उसके थ्रू से याद रहा है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। जैसा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग आपने सिखाने का तरीका अलग रखा। तो उसका है ना असेसमेंट का तरीका भी जब हम अलग रखते हैं, यानी कि हम है ना असेस भी एक पॉइंट पे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है अगर एक बच्चा मैथ्स में खराब है तो वो लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगा। तो पहले जो हमारा असेसमेंट होता था ना वो इसी टाइप से होता था। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है लेकिन वो स्टडीज में बुरा है तो हमसे बोल देते हैं इसका लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो टीचर्स को बोलने से पहले बहुत अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि वो इस चीज़ में अच्छा नहीं हो, लेकिन हो सकता है किसी और चीज़ में वो बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड निकले और वो लाइफ में उसी में अपना करियर बनाए। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट जो होती है वो किसके अंदर आती है, एजुकेशनल मॉडिफिकेशन। हमने अपने एजुकेशन के तरीकों में जो चेंजेस किए हैं, मॉडिफिकेशन किए, वो किसके अंदर आता है, डिफरेंशिएटेड असेसमेंट भी इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक कंटेन इंफॉर्मेशन about human right, values and social norms, thus we call textbook as tools for social change, source of information, repository of content, knowledge body। आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर है ना ह्यूमन राइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, वैल्यूज है, आपके सोशल नॉर्म लिखे हैं, इसलिए हम किताबों को क्या बुलाते हैं, टूल्स बुलाते हैं सोशल चेंज का, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलाते हैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे, रिपोजिटरी ऑफ कंटेंट यानी कि बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ है, या फिर नॉलेज बॉडी है। तो आपको पता है टूल्स फॉर सोशल चेंज कहलाती है हमारी टेक्स्ट बुक। अगर उनके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, वैल्यूज की बात हो रही है, सोशल नॉर्म की बात हो रही है, तो वो क्या है, टूल्स है सोशल चेंज का। देखो बहुत सारी जगह बदलाव कैसे आता है। सोचो आपके गांव में ना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एग्जाम्पल है, हाइपोथेसिस है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और वो किसी भी अलग अलग तरीके के अंधविश्वास की बातों पर बिलीव कर लेते हैं। लेकिन आपके गाँव के कुछ बच्चे हैं ना, पढ़ लिख गए, शहरों तक पहुंच गए और उसके बाद जाके उन्होंने बाकी लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, अपने गांव में वापस जाके लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। तो आपने वो जो पूरी एजुकेशन पाई थी वो किससे पाई थी, टेक्स्ट बुक के थ्रू पाई थी। तो टेक्स्ट बुक हुई ना टूल्स फॉर सोशल चेंज। पढ़ने लिखने से बहुत सारे बदलाव आते हैं, पॉजिटिव बदलाव आते हैं। अगर आप कभी भी अपनी पढ़ाई को है ना घमंड के तरीके से नहीं लेकर जाएंगे तो वो सोशल चेंज का कारण बनती है। अगर आप बहुत घमंडी हो जाएंगे अपनी नॉलेज शेयर करने में, आपको ऐसे लगेगा कि मैं इसको क्यों बताऊं या फिर मेरे को सब कुछ आता है, इस तरीके की बातें अगर आपके अंदर आ जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है ना हमें वो ये नहीं सिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग आर्ट इन एजुकेशन अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्लिसिटली डेवलप। अगर आप है ना अपने सब्जेक्ट्स में, अपने कॉलेज स्कूल्स के सब्जेक्ट्स में आर्ट को इंक्लूड कर रहे हो, एजुकेशन में आर्ट को इंक्लूड कर रहे हो, तो ये किस चीज को डेवलप करने में हेल्प करता है, टीचिंग स्किल इंक्रीज करता है ये बच्चों के अंदर, राइटिंग स्किल इंक्रीज करता है, रीडिंग स्किल
इंक्रीज करता है या फ्री एक्सप्रेशन सिखाता है। तो आपने देखा होगा जो लोग है ना आर्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आर्ट करते हैं, तो ये किसका मेथड होता है? फ्री एक्सप्रेशन का मेथड होता है। आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपने ना इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, वहां से ना आपसे पर्टिकुलर आंसर्स ही एक्सपेक्टेड है कि जो आपको पढ़ाया गया मैक्सिमम टाइम आपको वही रेप्लिकेट करना होता है। लेकिन आर्ट्स में ऐसा नहीं होता। टीचर आपको कभी कभी फ्री विल देती है, वो कहती है आपका जो मन है ड्रॉ करने का वो आप ड्रॉ कीजिए, आपका जो मन है बनाने का आप वो बनाइए। ठीक है, तभी तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। कोई कोई बच्चे को हम देखते हैं वो इतनी सुंदर पेंटिंग कर लेता है। ठीक है, तो फ्री एक्सप्रेशन के लिए आर्ट एजुकेशन इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर एजुकेशन शुड एम एट कंप्लीट डेवलपमेंट। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो कहते थे कि जो एजुकेशन है वो किस पर उसका फोकस होना चाहिए? कंप्लीट डेवलपमेंट। आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि आपके जितने भी डोमेन है डेवलपमेंट के वो सब कुछ आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो उनकी जो ये प्रिंसिपल था करिकुलम डेवलपमेंट में, ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट उनकी इस आइडियोलॉजी से मैच करता है? प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज, प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन। तो देखो वो चाहते हैं कि आपका कंप्लीट डेवलपमेंट हो। और आपका कंप्लीट डेवलपमेंट क्या होगा? जब आप सब कुछ कर रहे होंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज इसका आंसर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जब आप है ना बहुत रिजिड होके नहीं सोचते हो। यानी कि सोचो आपको आज क्लास में टेस्ट लेना था, ठीक है, और एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता है और आपने पेपर है ना प्रिंटेड बनाया, लेकिन उसके लिए अगर आपने क्वेश्चंस को है ना बोल के उसको बताया कि ये क्वेश्चन का आंसर दे दो या फिर आप मुझे सुना दो। एक बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है, उसके हाथों में चोट लग गई है और आपने उसे बोला अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, तुम ना मुझे सुना दो, ये आंसर्स मुझे सुना दो। तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना। ठीक है, जब आप है ना सिर्फ 3 घंटे के बेसिस पे डिसाइड नहीं करते हो कि इस बच्चे का फ्यूचर क्या रहेगा, आप उसको बहुत सारे चांसेस देते हो, पूरे साल उसने कैसा कैसा परफॉर्म किया है उन बातों को भी जब आप कंसिडर करते हो तो आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब होता है जब आप को रिलेट करते हो, चीजें को रिलेट कर करके पढ़ाना। ठीक है, वो होता है कोरिलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करता है? हमारी कंप्लीट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में भी हो, अगर आप डिबेट में भी हो, अगर आप खेल भी रहे हो, तो सारी की सारी एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हो तो आपका किस तरीके का डेवलपमेंट होगा? कंप्लीट डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है an effective inclusive environment is beneficial to a larger group without disabilities as it develop many attributes, which of these is not a benefit of inclusion to the non disabled group। तो inclusion का मतलब होता है जिसमें है ना disabled बच्चे हो चाहे या फिर नॉर्मल बच्चे हो, वो दोनों के दोनों साथ में पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जिनको किसी तरीके की स्पेशल नीड्स की जरूरत नहीं है वो भी साथ में ही पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट जो होता है वो दूसरे बच्चों को भी जिनको स्पेशल नीड की जरूरत नहीं थी उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन इनमें से कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है? फर्स्ट है टॉलरेंस, सेकेंड है डाइवर्सिटी, थर्ड है एक्सेप्टेंस एंड फोर्थ है कंपैशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नॉन डिसेबल ग्रुप के लिए बेनिफिट की तरह काम नहीं करता है? तो बच्चे के अंदर है ना जब आप डिसेबल बच्चे और नॉन डिसेबल बच्चों को साथ में पढ़ाते हो तो उनके अंदर है ना टॉलरेंस डेवलप होता है। देखो ये बोलने की बात है कि हम ऐसा कहते हैं कि कोई तरीके का डिफरेंस हम नहीं करते हैं, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हम है ना बहुत सारे डिफरेंसेस करते हैं। हम लोगों को कलर के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, हम रिलीजन के बेसिस पर अजीब अजीब फेसेस बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें बच्चे करते हैं, इवन बड़े भी करते हैं। समटाइम तो मुझे लगता है बच्चे इतने ज्यादा नहीं करते हैं, इतने सारे डिफरेंसेस पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि उनका मन बहुत साफ होता है। बड़े ही उन्हें डिफरेंस करना सिखाते हैं, उनका बिहेवियर ही उन्हें डिफरेंस करना सिखाता है। ठीक है, लेकिन जब आप है ना साथ में पढ़ना सिखाते हो तो वो उस बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएंगे कभी। तो उनके अंदर क्या बढ़ती है? टॉलरेंस बढ़ती है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है। उसको लगता है कि बच्चे ना सिर्फ मेरे जैसे नहीं होते। सोचो आपकी क्लास में ना एक ऐसा बच्चा पढ़ता था जिसका है ना एक हाथ नहीं था, तो आप है ना कभी उस बच्चे का मजाक नहीं उड़ाओगे। जिंदगी में आप किसी और इंसान को हाथ के बगैर देखोगे, पैर के बगैर देखोगे ना, तो आप उस पर हंसोगे नहीं, क्योंकि आप समझते होगे कि उस बच्चे की क्या डिफिकल्टी रही होगी जिसके पास एक हाथ नहीं था। या फिर किसी बच्चे को अगर ठीक से दिखाई नहीं देता था तो आपके अंदर है ना एम्पैथी बढ़ती है, कंपैशन बढ़ता है। ये सारी चीजें तो हमें बेनिफिट होती है। डाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूजन का उससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो होती है वो अलग होती है, विविधता के बारे में सीखते हो, लेकिन यहाँ पर हम सबको एक्सेप्ट करना सीखते हैं, सब सेम है ऐसा सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉन डिसेबल ग्रुप को जो बेनिफिट नहीं हो रहा होता वो डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, थैंक यू। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता रही हूँ 30 सितंबर तक आपको आपकी PDF मिल जाएगी, परेशान मत होइए। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए।